ये निज अर्धचालकों में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये क्वार्टरों की संख्या है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो निज अर्धचालक होते हैं, उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर ही होते हैं। और हमने दोनों का एक कॉमन नाम रख दिया था, उसका सिंबल बनाया Ni, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, निज आवेश वाहकों की संख्या। तो जो निज अर्धचालक होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप होती है, उनमें आप कुछ भी करिए पर वो रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर हम कर दें Ne इंटू NH, Ne इंटू NH, तो ये किसके बराबर आएगा? सोचिए पहले, Ne और NH दोनों ही तो Ni के बराबर है, तो हम चाहें तो Ne की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? Ni, और NH की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? Ni। इस तरीके से एक रिलेशनशिप बन जाती है इनके बीच में। Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वेयर। ये एक इक्वेशन है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्वार्टरों की संख्या और निज आवेश वाहकों की संख्या के बीच में एक इक्वेशन है ये। तो जो निज अर्धचालक होते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें आप कुछ भी करिए पर ये इक्वेशन नहीं बदलती है, ये रिलेशनशिप हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर घटेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा अगर, तो होल्स का नंबर क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ेगा फिर। और अगर किसी सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो होल्स का नंबर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? कम। लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा Ni स्क्वायर के इक्वल रहेगा। इस पर बेस्ड कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाती है इस पे। अभी आप पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें ये सब आपको इक्वेशन वहां पर यूज हो सकती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो निज अर्धचालक होते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, और इन दोनों को ही हमें कॉमनली नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोल दिया है, निज आवेश वाहकों की संख्या। उनसे ये एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप अर्धचालकों में हमेशा रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होगा तो होल्स का नंबर बढ़ने लगेगा, और होल्स का नंबर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी आप जब एक्सट्रिंसिक बनाएंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे। फिलहाल लास्ट क्लास में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा था, उसमें लास्ट टाइम एक चीज़ बताई गई थी। हमने जब पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, निज अर्धचालक के बारे में हर एक चीज़ की हमने जानकारी ले ली, उसके बाद हमने आपको बोला था कि निज अर्धचालकों में जो कुछ आपने स्टडी किया, उस सब के बावजूद भी हम निज अर्धचालकों का उपयोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमको लैपटॉप बनाना है, मोबाइल फ़ोन बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, इनमें से कोई भी चीज़ बनानी है, उसके लिए हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। पर सेमीकंडक्टर्स में जो दो कैटेगरी आपको बताई गई, एक था निज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा टाइप उसका है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। तो इसमें सबसे पहले जो हम निज अर्धचालक पढ़ रहे थे, उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आपको एक बात बताई गई कि इनका यूज फिर भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? आज सबसे पहले हम इनका रीजन देखेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नॉट सुइटेबल टू मेक डिवाइसेस। डिवाइस बनाने के लिए निज अर्धचालकों को क्यों हम यूज नहीं कर पाते, वो क्यों उपयुक्त नहीं होते हैं? सबसे पहले वो रीजंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि हम आपका समय बचा सकें। तो देखिए हेडिंग पढ़िए, वे कारण जिनकी वजह से निज अर्धचालक वैद्युत युक्तियों को बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। समझ रहे हैं? वे रीजन, ऐसे कारण जिनकी वजह से जो निज अर्धचालक हैं वो वैद्युत युक्तियों को बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। रीजंस व्हाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नॉट सुइटेबल टू मेक डिवाइसेस। क्यों आखिरकार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सुइटेबल नहीं है डिवाइसेस को बनाने के लिए, ये चीज हम सबसे पहले देखेंगे। सो देयर आर 3 रीजंस। इसके 3 कारण है। सबसे पहला रीजन आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ इनमें आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, परिणाम स्वरूप निज अर्धचालकों की चालकता भी बहुत कम रहती है।
आपने इनका एनर्जी लेवल का डायग्राम आपने देखा था, एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था। रूम टेम्परेचर का डायग्राम आप याद करिए। रूम टेम्परेचर पर जब सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उनमें कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रूम टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कहने का मतलब यूं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, रूम टेम्परेचर पर भी इनका कंडक्शन बैंड पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता। आपने लिखा हुआ था पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा हुआ, याद है आपको? तो रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्शन बैंड होता है, उनका जो चालन बैंड होता है, वो आंशिक रूप से ही भरा हुआ रहता है। आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है यानी कि उसमें कंडक्शन करने के लिए, वैद्युत धारा के चालन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी बहुत कम रहती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से उस सर्किट में करंट की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही करंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू NEAVD आपने पढ़ा हुआ है। तो जब नंबर ऑफ चार्जेस कम रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, तो करंट भी कैसी बनेगी? कम करंट बनेगी। तो हमें जितनी करंट चाहिए अपने डिवाइसेस में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल फोन्स में, ये जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, उसमें हमको जितनी भी करंट चाहिए, वो सफिशिएंट करंट हमको इनसे नहीं मिल पाती। सुचालक की भांति काम करते हैं, ये अपने अंदर से चार्जेस को होकर बड़ी आसानी से फ्लो हो जाने देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है ना कि चार्जेस ही कम है, इनके कंडक्शन बैंड में चार्जेस ही कम है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में गए, बस वही वाले इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं। तो सुचालक की तरह बिहेव करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको जितनी सफिशिएंट करंट चाहिए, वो करंट जितने इलेक्ट्रॉनों से बननी चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन हमको कंडक्शन बैंड में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमने पहला रीजन लिखा हुआ है कि इनमें आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है। अब आवेश वाहकों की संख्या कम हो जाने की वजह से इनकी जो चालकता, इनकी जो कंडक्टिविटी है, ये भी कम पड़ जाती है। तो हमें कंप्यूटर के लिए जितनी करंट चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है हमको। लैपटॉप हमने बनाया, उसके ऑपरेशन के लिए जितनी हमको करंट चाहिए वो उसमें नहीं फ्लो हो रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है फिर। तो ये एक तो प्रॉब्लम आती है। समझ में आई पहली प्रॉब्लम आपको? क्या समझ में आई? कि रूम टेम्परेचर पर जो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कुछ इनमें सुचालक की बात बिहेव भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं हमारे लिए कि हम इनसे डिवाइसेस बना सकें। इनसे हम डिवाइस बना भी लें तो वो नंबर इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कि जितनी करंट हमको जरूरत है, जितनी करंट हमको चाहिए, उतनी करंट हमको मिल ही नहीं पाती इनसे। तो कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर रहे हैं, सुचालक की तरह व्यवहार भी हो रहा है इनका। चार्ज फ्लो भी हो सकता है, लेकिन चार्ज हो तब तो फ्लो होगा ना। समझ आ रही है आपको? ये चीज हो जाती है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही हमारे पास है कि इनमें चार्ज कैरियर कम होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी इनकी बहुत कम रहती है। पहला रीजन ये है, हम डिवाइस नहीं बना सकते जिसकी वजह से। अब बना भी लोगे तो काम नहीं करेगा ना डिवाइस आपका। सेकेंड पॉइंट क्या है? निज अर्धचालकों में आवेश वाहकों की जो संख्या होती है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, उस पर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आपने देखा 0 केल्विन से 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ गए। 300 केल्विन से 400 केल्विन हो जाएगा, कुछ और इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में। 500 केल्विन और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नंबर, हम अब सोच रहे हैं कि अगर ये नंबर ज्यादा होगा तो करंट कैसी होगी? ज्यादा। और अगर करंट ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा। चालकता बढ़ जाएगी। पर ये नंबर हम बढ़ा नहीं सकते, हमारे हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल कौन करता है? टेम्परेचर करता है। टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसे हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब कितना अजीब है ना, डिवाइस हम बना रहे हैं अपने यूज के लिए, आपके यूज के लिए, पर डिवाइस तो बना लिया,
पर डिवाइस हमने बनाया और हम ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? टेम्परेचर। जबकि हम क्या चाहते हैं कि जो डिवाइस हम बनाएं, जो भी डिवाइस हम बनाएं उसे हम अपने काम में यूज करेंगे। हम जितनी चाहें करंट उसमें, हम जितनी चाहें उतनी करंट हम उसमें फ्लो हो, ये हमारा कंट्रोल उसमें होना चाहिए। टेम्परेचर उसको कंट्रोल मत करे। समझ में आ रहा है? तो जो डिवाइस हम बनाएंगे, जो हम उसको अपने उपयोग के लिए बनाएंगे ना, पर अपने उपयोग के लिए बनाते तो हैं, पर कंट्रोल कौन करता रहता है? टेम्परेचर। आप खुद सोचिए, आप कोई चीज बनाते हो तो उस पर आप अपना कंट्रोल चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप बनाओ, पूरा मेहनत आप करो और कंट्रोल कोई दूसरा करे आकर के? ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पर प्रॉब्लम काफी आ जाती है। क्या कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर घटने से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पहले के समय में जो अमेरिका वगैरह में कंप्यूटर, लैपटॉप, पहले तो कंप्यूटर बनते थे, तो अमेरिका वगैरह में जो कंप्यूटर बनते थे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है हमारे इंडिया की तुलना में। यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों के मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाता है। देखिए 43, 44, 42 ऐसा टेम्परेचर आ जाता है। पर वहाँ के टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रहते थे, जो कि एक रूम टेम्परेचर लगभग होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अब प्रॉब्लम ये होता था कि पहले हम लोग वहाँ से कंप्यूटर को परचेस करके लाते थे, वहाँ से हमको ओन करना पड़ता था कंप्यूटर को, तो वहाँ से हम खरीद के लाए अमेरिका से। उनमें जो डिवाइस लगी, उनमें जो सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वर्क करने के लिए बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने कमरों में एसी वगैरह लगा के रखा हुआ है, तो वहाँ पर कमरे का टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर बना के रखते हैं वो लोग। अब बाई चांस हमने एक कंप्यूटर खरीदा, अमेरिका से परचेज किया, और वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वर्क करने वाला कंप्यूटर है। हम खरीद के लाए, कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया और हमारे यहाँ का टेम्परेचर 30 हो गया, 35 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया टेम्परेचर। अब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, वो काम ही नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके लिए अपने कमरों में एसी वगैरह लगाने पड़ते हैं, और एसी वगैरह से कमरे का टेम्परेचर उतना करना पड़ता है ताकि वो कंप्यूटर काम करे। और ये सुविधा तो सबके पास अवेलेबल नहीं है ना। तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें कंप्यूटर को चलाना है तो उसके पहले हमें अपने कमरे में एसी लगवाना है कि नहीं? या और कोई अरेंज करनी है, आसपास ठंडक माहौल बनाना है ताकि वो चले। तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करता था, और हमारा कोई काम चल रहा है, बीच में कर रहे हैं, और अचानक से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, कंप्यूटर ने वर्क करना बंद कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा काम आधा लटका रखा है, फिर समझ रहे हैं ना? तो कंट्रोलिंग उसकी जो भी होनी चाहिए ना, वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। टेम्परेचर उसे कंट्रोल करे, हम जैसी डिवाइस चाहे वैसी बना सकें, जितनी करंट चाहे वो करंट उसमें जाए, उस करंट पर वो वर्क करने वाली डिवाइस बननी चाहिए। तो ये हम फैसला करेंगे कि कैसा उसको बनना चाहिए। टेम्परेचर फैसला मत करे उसका फैसला हमको करना है, उसको डिसाइड हमको करना है कि वो कैसे वर्क करेगी। पर सेमीकंडक्टर्स में हम क्या देख रहे थे कि सेमीकंडक्टर्स में फैसला कौन करता है? टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाए, कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि उसे हम कंट्रोल करें। तो निज अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर कम कर दो, कंडक्शन बैंड से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलकर वापस वैलेंस बैंड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं चाहिए मुझे। हम कंट्रोल करें, ऐसी डिवाइस हमको चाहिए। नहीं बनेगी तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, फिर इसीलिए हम जब कर पाएंगे तब यूज करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों। हाँ, एक और बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती थी कि जो निज अर्धचालक होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है ना, वो होल्स के नंबर के बराबर आता है। अब आप सोचोगे इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप देख रहे थे ना, निज अर्धचालकों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब इससे होता क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के मोशन में बड़ा फर्क है, दोनों की गति में बहुत डिफरेंस है। कैसे? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक बहुत हल्का पार्टिकल है। देखिए, इलेक्ट्रॉन आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? एक बहुत हल्का पार्टिकल। अब ये पूरा का पूरा एटम है, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया,
तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही कम मास वाला पार्टिकल है, बहुत हल्का पार्टिकल है। और ये जो आपका होता है, क्या बोलते हैं, बाकी जो बचता है उसी को तो होल कहते हैं, उसी को कोटर बोलते हैं। तो कोटर एक हैवी पार्टिकल रहता है। कोटर जहां बनता है, जो उसकी वैकेंट सीट होती है, वो पूरा पूरा चलेगा, ये बहुत हैवी रहता है। और आपने मोबिलिटी का एक सूत्र पढ़ा हुआ है, मोबिलिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Vd/E, शायद आपको याद हो। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर्स में क्रिएट होती है, उसको हम उनकी मोबिलिटी बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है क्या? गतिशीलता। गतिशीलता इसको बोलते हैं आवेश वाहकों की। अब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों को थोड़ा सा याद करिए। कौन सा पार्टिकल हल्का पार्टिकल है और कौन सा हैवी पार्टिकल है, बता सकते हैं आप मुझे? इलेक्ट्रॉन एंड होल, विच इज लाइटर पार्टिकल एंड विच इज हैवियर पार्टिकल? आंसर है इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक हल्का कण है और कोटर जिस जगह पर बना है वो जगह ही इतनी हैवी है। आप खुद समझ सकते हैं। दिस इज सपोज दिस इज द एटम, और एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा छिटक के बाहर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन है। और ये जहां पर जगह बन गई, ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा है ना, पूरा चलेगा तो कोटर चलेगा, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये कोटर जहां पर बना है वो हैवी पार्टिकल है। अब आप खुद समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हल्का है इसलिए उसकी मोबिलिटी कैसी होगी? ज्यादा। वो ज्यादा तेज गति कर सकता है, ज्यादा तेज मोशन उसमें आ सकता है। और जो कोटर होगा, क्योंकि वो हैवी होता है, तो वो ज्यादा तेज गति नहीं कर पाता। इसीलिए करंट तो दोनों के चलने से बनती है। इलेक्ट्रॉन के चलने से भी करंट बनेगी और होल्स के चलने से भी करंट बनेगी, क्योंकि होल जो होता है वो भी एक चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन तो है ही एक चार्ज कैरियर। तो दोनों के मूवमेंट से बेटा करंट, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए वो डिवाइसेस ज्यादा अच्छी होती हैं जिनमें चार्ज ज्यादा से ज्यादा कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? क्योंकि उसका मोशन बड़ा तेज होगा, तो उसकी जो डिवाइसेस बनेंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करेगा ना, तो जिन वैद्युत युक्तियों में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करेगा, वो वैद्युत युक्तियां काम अच्छे से करेंगी। और जिनमें आवेश वाहक का काम कोटर करेगा, काम वो भी करेंगी, लेकिन उनका मोशन स्लो रहता है। इस वजह से वो डिवाइस इलेक्ट्रॉन जहां पर वर्क करेंगे चार्ज करेंगे, उसकी तुलना में कोटर जहां पर काम करते हैं चल करके, वो डिवाइस ज्यादा अच्छी होती है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? एक डिवाइस हमने बनाई जिसमें आवेश वाहक का काम कौन कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक दूसरी डिवाइस हमने बनाई जहां पर आवेश वाहक का काम करते हैं कोटर। कौन सी डिवाइस ज्यादा अच्छी रहेगी? जहां पर आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि इनका मोशन अच्छा रहता है, इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी गतिशीलता ज्यादा रहती है, इस वजह से। तो यहां पर लेकिन निज अर्धचालकों में एक प्रॉब्लम यह होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर और होल्स का नंबर आपस में कैसा होता है? बराबर। जबकि हमारा लालच क्या है? हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। हम जो डिवाइस बनाएंगे वो डिवाइस अच्छे से काम करेगी, बड़ा फास्ट मूव करेगी वो डिवाइस। समझ रहे हैं? उसमें स्लो मोशन में नहीं होगा काम हमारा। हम एक बार क्लिक करेंगे, बड़ी तेज से सारे के सारे काम होंगे हमारे। अब आप ऐसा चाहते हो क्या कि एक बार आप बटन दबाओ, क्लिक करो और 2 मिनट बाद पेज खुल रहा है, तो गुस्सा लगने लगता है फिर। समझ रहे हैं ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी खर्च किया, डिवाइस बनाई हमने, लेकिन वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है। ये चीज तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाए, समझ रहे? या किसी में हम चाहते हैं कि होल्स का नंबर ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब आप सोचोगे जब होल की मोबिलिटी कम है तो आप क्यों चाहोगे कि होल्स का नंबर ज्यादा हो जाए? हो जाने दो, हम उसका सस्ता बेच देंगे। समझ रहे ना भाई? मार्केट में आप जाते हैं तो जो भी शॉपकीपर होता है, जो भी शॉप होती है, हर तरीके का कस्टमर उनको फेस करना पड़ता है। कुछ लोग जाते हैं बोलते हैं पैसा चाहे जितना लग जाए, चीज अच्छी देना हमको। कुछ लोग जाते हैं बोलते हैं थोड़ा सा सस्ता दे दीजिए, काम चलाना है मुझे, या किसी को गिफ्ट करना है बस, तो सस्ता दे दीजिए, उसके पास चली जाए, भाड़ में जाए, उसके बाद क्या करना है मुझे।
तो सब तरीके की डिवाइसेस मुझे चाहिए। मुझे ऐसे भी डिवाइस चाहिए जो फास्ट वर्क करे, और मुझे ऐसे भी डिवाइस चाहिए जो सस्ती मिले चाहे धीमे ही वर्क करे। तो हम दोनों तरह के डिवाइस चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आपस में बराबर मत हो, जबकि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें ये दोनों बराबर होते ही होते हैं। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं आप? फिर से बताइए मुझे, मैंने अभी तक आपको जो बताया इसमें कि एक डिवाइस हमने ऐसी बनाई है जिसमें आवेश वाहक यानी कि चार्ज कैरियर का काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और एक डिवाइस हमने बनाई है जिसमें चार्ज कैरियर का काम होल्स करते हैं। कौन सी डिवाइस ज्यादा फास्ट काम करेगी? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर ज्यादा मात्रा में होंगे। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उनकी गतिशीलता ज्यादा रहती है। तो हम चाहते हैं कि कोई डिवाइस ऐसी बनाना जो अच्छी बनाए, पर वो महंगी पड़ेगी हमको। हम ऐसी भी डिवाइस बनाना चाहते हैं जो चाहे कम अच्छी हो लेकिन हमें पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, तो कम पैसे से मिल जाएगी हमको। दोनों तरह की डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और होल्स का नंबर दोनों आपस में बराबर मत हो। हम जब चाहें जिसमें चाहें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा लें, हम जब चाहें जिसमें चाहें होल्स का नंबर बढ़ा लें, बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री बनते हैं उतने ही क्वार्टर बनते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा है। तो निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वार्टरों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण उनसे बनने वाली वैद्युत धाराएं, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वैद्युत धारा बनेगी वो IE लास्ट क्लास में भी लिखा था। होल्स की वजह से जो करंट बनती है उसको IH लिखा गया था। एक निश्चित अनुपात में ही रहती हैं। हम चाह करके भी किसी एक तरफ की करंट को बढ़ा नहीं पाते। हम चाहें कि ये वाली करंट बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन वाली, ये कम हो जाए, हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। हम चाहते ये वाली बढ़े किसी में, ये कम हो जाए, तो भी नहीं कर पाते क्योंकि दोनों का नंबर सेम है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। इसका रेशियो फिक्स ही रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर है तो। और हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। हम ये चाहते हैं, जैसी चाहे वैसी डिवाइस हम बना सके, हम ऐसा चाहते हैं। जबकि होता कैसा है कि बराबर होता है, हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो ये 3 कारण हैं बउआ, जिनकी वजह से ना हम डिवाइस बनाने के लिए निज अर्धचालकों का प्रयोग नहीं कर पाते। अब सबके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर आप डिवाइस बनाने के लिए निज अर्धचालकों का प्रयोग कर ही नहीं पाते हो तो बनायो कहे, फिर 2 दिन कहे बर्बाद कर देंगे। भाई ये क्वेश्चन आएगा मन में कि नहीं आएगा कि तो फिर कल से जब पढ़ा रहे हो आप, तो फिर ये 2 दिन हमारे क्यों आपने वेस्ट करवा दिए, जब लास्ट में आपको यही बोलना था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नॉट सुइटेबल टू मेक डिवाइसेस, तो क्यों आपने 2 दिन तक ये सब बनाते रहे, ये सब हमको बताते रहे? मत करते ना इसको। तो अब हमारा आंसर ये होगा, जब आप ऐसा सवाल हमसे पूछेंगे, हमारा जवाब ये होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम डिवाइस बनाने में यूज तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बनाए बगैर काम भी नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके ही, निज अर्धचालक का प्रयोग करके ही हम बनाएंगे बाह्य अर्धचालक, और उस बाह्य अर्धचालक का यूज करेंगे हम अपनी डिवाइस बनाने में। लेकिन बाह्य अर्धचालक को बगैर निज अर्धचालक के बनाए आप बना ही नहीं सकते। उसके लिए पहले आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में बात आ रही है आपको? क्या समझ पाए बताइए? निज अर्धचालकों का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं? अरे आवाज नहीं आ रही भाई। निज अर्धचालकों का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो फिर ये तो 3 कारण दिखे कि नहीं बना सकते, और बड़ी मजे से समझ भी रहे हो आप। तो फिर से सवाल ही नहीं सुन रहे आप हमारा। निज अर्धचालकों का प्रयोग करके हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हम नहीं बना सकते हैं। तो किसका प्रयोग करके बना सकते हैं? आंसर है बाह्य अर्धचालक का प्रयोग करके हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं। तो फिर निज अर्धचालक बनाया क्यों आपने? क्योंकि बाह्य अर्धचालक मुझे बनाना है,
और बिना निज अर्धचालक से हम बाह्य अर्धचालक नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? ये तो वही बात होगी ना, जैसे आपको बोला जाए आपको घी बहुत अच्छा लगता है पर दूध नहीं हमको चाहिए, तो बिना दूध के घी कहां बन जाएगा? समझ रहे ना? यही चीज हो जाती है अब इस पे। तो अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही लगता है? आ गया? फिर से एक बार बताइए, क्योंकि मुझे आप सब बिल्कुल मतलब क्या है ना, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहे हैं आप। तो बताइए मुझे, निज अर्धचालकों का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं कि नहीं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? दीज आर द 3 रीजंस। तो किसका प्रयोग करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए? बाह्य अर्धचालकों का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो फिर निज अर्धचालक आपने क्यों बनाया? क्योंकि हमको बाह्य अर्धचालक बनाना है, और बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए हमको निज अर्धचालक चाहिए ही, बगैर इसके बाह्य अर्धचालक नहीं बन सकता। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम और आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे बाह्य अर्धचालक को बनाने के लिए। बाह्य अर्धचालक यही लिख देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बहुओं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर आप बोल सकते हैं इनको। अभी हम इसका मतलब आपको बताते हैं कि क्या होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है? बाह्य अर्धचालक अथवा अपमिश्रित अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक अथवा अपमिश्रित अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक अथवा अपमिश्रित अर्धचालक। हाँ जी बेटा, नोट हो गया सभी का? अब देखिए बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। आपने जैसा देखा था जब निज अर्धचालक बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देखा कि निज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें 100% एटम, 100% एटम्स सेम एलिमेंट के ही रहते हैं। एक भी एटम किसी बाहरी एलिमेंट का नहीं होगा। ऐसे मटेरियल्स को हमने निज अर्धचालक बोला था। अब जो बाह्य अर्धचालक होगा इसमें क्या होगा? इसमें 100% एटम्स सेम एलिमेंट्स के नहीं होंगे। 100% एटम्स सेम एलिमेंट के नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? तो आंसर है उसका जो क्रिस्टल बना हुआ था उसमें आपने देखा था सारे एटम सिलिकॉन 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 सब जगह रखा हुआ था। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम जो निज अर्धचालक हमारे पास है, जो प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास है, उस प्योर सेमीकंडक्टर में हम थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला देंगे। इंप्योरिटी मिला देंगे मतलब क्या कर देंगे? अशुद्धि मिला देंगे। लेकिन हम उस इंप्योरिटी को, उस अशुद्धि को इंप्योरिटी अर्थात अशुद्धि नहीं बोलते हैं। देखिए आप ध्यान से सुन लीजिए भाई, है ना? नहीं तो फिर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। क्या कि निज अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालकों में बदलने के लिए या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी क्या मिलानी पड़ती है? इंप्योरिटी मिलानी पड़ती है, थोड़ी सी अशुद्धि मिलानी पड़ती है। समझ आ गई? ठीक। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऐसा करने से वो बाह्य अर्धचालक बन जाएगा। जो भी सेमीकंडक्टर हमको मिलेगा, हम निज अर्धचालक लेंगे, उसमें मिलाएंगे इंप्योरिटी, और उस इंप्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनके तैयार होगा नया, इसको हम बोला करेंगे बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको हम बोला करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज आपको सबको समझना है कि जैसे मैंने बोला कि निज अर्धचालकों में हमको क्या मिलानी पड़ेगी तब वो बाह्य अर्धचालक बनेगा? अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। लेकिन एक छोटा सा चीज आपको यह समझ लेना है कि यहां पर हम अशुद्धि को अशुद्धि नहीं कहते, इंप्योरिटी को इंप्योरिटी नहीं कहते, हम उसको बोलते हैं डोप कहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? डोप कहते हैं। जैसे अशुद्धि
आप कुछ भी समझ लो, अशुद्धि को हम आपको ऐसे बताते हैं कि डोप का मतलब होता है जैसे दवाई देना किसी को। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारी बॉडी जो है उसमें कुछ चेंजेस आ गए, कभी फीवर आ गया, किसी को सर दर्द होने लगा तो कुछ चेंजेस आ गए। अब हम क्या करते हैं, उन चेंजेस को फिर से वैसा ही करने के लिए दवाई देते हैं फिर उसको। लेकिन दवाई क्या चीज है? दवाई इंप्योरिटी है, अशुद्धि है। क्या दवाई, आपका जो बॉडी जिस चीज से बना है, क्या आपकी बॉडी दवाई से बनी हुई है? आपकी बॉडी दवाई से तो नहीं बनी हुई है। लेकिन फिर भी आप अगर बॉडी में दवाई मिला रहे हो, इसका मतलब आप क्या मिला रहे हो? आप अशुद्धि मिला रहे हो। ये आपको समझ लेना है। पर हम उसको अशुद्धि ना कहकर हम क्या बोलते हैं? हम दवा बोलते हैं। उसको बोलते हैं मेडिसिन लेने जा रहे हैं भाई, हमको दवा दे दो, ये प्रॉब्लम है। तो हम उसको ये क्यों नहीं कहते? मेडिकल स्टोर में जाके हम ये नहीं बोलते कभी कि हमको इंप्योरिटी दे दो, थोड़ी अशुद्धि दे दो, हमको मिलानी है ताकि हमारा सर दर्द खत्म हो जाए। हम ही नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? आपने कभी गौर किया है? जबकि हमारी बॉडी जिन चीजों से बनी हुई है उसमें दवाई शामिल नहीं है, दवाई से नहीं बनी हुई है। पर इसलिए हमारी बॉडी के लिए जो दवा होती है वो एक फॉरेन मटेरियल है, वो एक फॉरेन मटेरियल है और वो इंप्योरिटी है। पर हम उसको इंप्योरिटी नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या कहते रहते हैं? हम उसको दवा बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों है आखिरकार कि हमारी बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल हम ले भी जाते हैं और उसके बाद भी हम उसको अशुद्धि नहीं कहते, उसको इंप्योरिटी नहीं बोलते, और हमको उसको बताया जाता है कि आप इसको दवा बोलेंगे। क्योंकि दवा की एक खास बात है। क्या खास बात है? उसमें दो गुण होते हैं। आप एक चीज को याद कर लीजिए। कौन से दो गुण होते हैं? एक तो पहला गुण यह है कि उसमें चुना गया फॉरेन मटेरियल हम यूज करते हैं, चॉइस्ड मटेरियल यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मटेरियल यूज कर दो। एक क्वालिटी तो ये होती है दवा में। और दूसरा उसकी क्वालिटी ये है कि एक नपी तुली मात्रा उसकी होती है, मेजर्ड क्वांटिटी में हम उसको यूज करते हैं। तो दवा की खास बात क्या है? दो स्पेशल चीजें हैं उसके पास। पहला, दवा फॉरेन मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी के लिए एक इंप्योरिटी है, लेकिन फिर भी हम उसको इंप्योरिटी नहीं करते, हम उसको मेडिसिन बोलते हैं, हम उसको दवा बोलते हैं। एक अच्छा शब्द हमने उसके लिए रखा है। तो क्यों ऐसा किया? मैं उसका रीजन आपको बता रहा हूं कि दवा की दो खास बातें रहेंगी। पहली तो वो मटेरियल, जो भी हम फॉरेन मटेरियल यूज करेंगे वो चॉइस्ड मटेरियल होगा। कोई भी मटेरियल हम यूज कर लें ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, उस मटेरियल की भी अपनी एक मेजर्ड क्वांटिटी यूज करेंगे, एक नपी तुली मात्रा होनी चाहिए। जैसे आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, आपका सर दर्द हो रहा है और आप मेडिकल स्टोर गए, तो क्या ऐसा है कि मेडिकल स्टोर वाले से ये बोल देते हो कि भैया जो मन हो वो दवा दे दो हमको? या आपका अगर मेडिकल स्टोर है तो जाके जहां पर जो दवा मिल गई उसी से एक टेबलेट निकाली खा ली? ऐसा करते हो क्या? क्या करते हो? सर दर्द अगर है तो उसके लिए एक निश्चित दवा का फॉर्मूला है, उसका केमिकल है, वही आप फॉर्मूला यूज करते हो। तो आपने पहले स्टेप पे क्या किया? चॉइस किया मटेरियल को। मटेरियल को क्या किया है आपने चॉइस किया कि नहीं, ये वाला नहीं लेना है, मुझे ये वाला चाहिए, जिसका फॉर्मूला ये होगा, जो ये वाला केमिकल से बना हुआ है, वो वाला मुझे मेडिसिन चाहिए। अब सर दर्द में हार्ट अटैक की दवा तो नहीं कोई खाता ना। समझ रहे हैं हमारी बात को? नहीं समझ आ रहा है? तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली काम आपने क्या किया है? पहले आपने अपनी चॉइस रखी है कि नहीं नहीं, ये वाली दवाई मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे केवल वो वाली दवा चाहिए जो सर दर्द ठीक कर सके। तो एक चॉइस्ड मटेरियल आपने दुकान से उठाया है, मेडिकल स्टोर से लिया है। दूसरी चीज, उसको आपको 100 mg खानी है, 200 mg खानी है कि 500 mg खानी है, वो भी डिसाइड किया जाता है कि एज फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको कितना फॉर्मूला, कितना वो दवा अंदर जानी है, वो भी डिसाइड होना चाहिए। तो ये दो चीजें मिलकर के ना, ये दो चीजें, एक तो चॉइस और दूसरी चीज नपी तुली मात्रा, मेजर्ड क्वांटिटी, ये दो चीजें मिलकर किसी भी अशुद्धि को क्या बना देती हैं? दवा। और जब उतनी दवा हमारी बॉडी में जाती है तो वो अपने मैकेनिज्म के हिसाब से वर्क करती है और हमारे सर दर्द को ठीक कर देती है, जबकि वो एक अशुद्धि है, जबकि वो एक फॉरेन मटेरियल है।
सो फॉर आवर बॉडी मेडिसिन आर, ऑल मेडिसिन आर इम्प्योरिटीज, सारी की सारी दवाएं अशुद्धियां हैं, क्योंकि हमारी बॉडी दवाओं से नहीं बनी हुई है। तो उसमें कोई भी विदेशी मटेरियल मिलाओगे, कोई भी फॉरेन मटेरियल आप मिलाओगे तो हमारी बॉडी के लिए वो तो अशुद्धि है ना, लेकिन फिर भी हम उसको इंप्योरिटी ना बोलकर उसको क्या बोलते हैं, दवा। सेम चीज यहां पर भी है, यहां पर भी वही चीज है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, और हमने बोला अशुद्धि मिला के बनाएंगे, अब आप घर गए पूरा एक डब्बा मिला के उसमें मिट्टी मिला दिया, ऐसा थोड़ी है यार। अशुद्धि को यहां पर, अशुद्धि को हम अशुद्धि नहीं बोलते हैं, यहां पर अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं, डोप बोला जाता है। और किसी भी इंप्योरिटी को डोप बोलना यानी कि उसको दवा बोलना, यह कब हो पाता है, यह तब होता है जब हम एक चॉइस्ड मटेरियल यूज करेंगे और उसकी एक नपी तुली मात्रा यूज करेंगे। कितने भी मात्रा में यूज कर लो, कोई भी मटेरियल यूज कर लो, वो इंप्योरिटी है। लेकिन चॉइस्ड मटेरियल यूज करो और उसकी नपी तुली मात्रा यूज करोगे तो ये उसको क्या बोलेंगे, दवा बोलेंगे, उसको डोप बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको यही समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार डोप किसको कहा जाएगा, क्योंकि डोप को ही हम मिक्स करेंगे उसके साथ में। तो डोप क्या होता है, डोप होता है अ चॉइस्ड मटेरियल यूज्ड इन मेजर्ड क्वांटिटी। आप ये लिख सकते हैं, a choiced impurity mixed in measured quantity. A choiced impurity mixed in measured quantity is known as dope. एक चॉइस्ड इंप्योरिटी होगी, चुनी हुई इंप्योरिटी होगी, कोई भी इंप्योरिटी आप मिला दोगे ऐसा नहीं है, और उसके साथ उसको एक मेजर्ड क्वांटिटी में हम यूज करेंगे, मिक्स करेंगे उस पे नपी तुली मात्रा। मेजर्ड क्वांटिटी मतलब नपी तुली मात्रा, चॉइस्ड इंप्योरिटी मतलब चुना हुआ पदार्थ हम यूज करेंगे, चॉइस्ड मटेरियल आप लिख सकते हैं। तो उसे फिर हम क्या बोलते हैं, डोप कह देते हैं। अब ये बताइए डोप क्या होता है, समझ गए? तो हमने क्या किया, अब बताइएगा मुझे, मैंने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर लिया और उसमें जाके 1 किलो मिट्टी मिला दी। बताइए हमने उसमें डोप मिलाया कि इंप्योरिटी मिलाई? हमने इंप्योरिटी मिलाई। क्यों? क्योंकि ना तो हमने उसमें देखा कि क्या चाहिए, चॉइस किया, और ना ही उसकी कोई नपी तुली मात्रा हमने यूज की है। और हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया और उसमें हमने फास्फोरस मिला दिया और फास्फोरस की एक नपी तुली मात्रा मिला दी। अब हमने क्या किया, अब हमने मटेरियल भी चॉइस किया है और उसमें नपी तुली मात्रा भी यूज की है। अब हमने उसको क्या किया है, उसमें डोप मिलाया है हमने। समझ आ गया? तो डोप में और इंप्योरिटी, इंप्योरिटी को ही डोप कहेंगे, लेकिन कोई भी इंप्योरिटी डोप कब बनती है उसकी शर्त है। अच्छा, अब डोप को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी भी निज अर्धचालक में डोप को आप मिलाएंगे, मिक्सिंग डोप को क्या बोला जाता है, डोपिंग। मतलब निज अर्धचालकों में डोप को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। आप लिख लीजिए, निज अर्धचालकों में डोप को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। निज अर्धचालकों में डोप को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। निज अर्धचालकों में डोप को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। निज अर्धचालकों में डोप को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। लिख दिया आपने? अब जैसे कि मैंने बोला कि निज अर्धचालक में फास्फोरस की डोपिंग करिए, आप क्या समझ गए कि एक निज अर्धचालक लेना है और उसमें हमें फास्फोरस क्या करना है, मिला देना है।
हमने बोला ये निज अर्धचालक लीजिए, इसमें एंटीमनी की डोपिंग कीजिए। क्या समझ गए आप? एंटीमनी की डोपिंग कीजिए मतलब एंटीमनी का क्या कीजिए? मिक्स कर दीजिए, उसमें मिला दीजिए। समझ में आ गया? तो डोप को मिलावट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग करना कहलाती है, अपमिश्रित करना कहलाती है। ये चीजें होती हैं। समझ में आया? और इस तरीके से जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस निज अर्धचालक, और उसमें हम क्या मिला देते हैं बेटा? डोप मिला देते हैं। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ जब डोप मिक्स कर देते हैं अर्थात डोपिंग कर देते हैं तो उससे बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा उससे, अर्थात निज अर्धचालक में जब आप डोप मिला देंगे तो उससे बाह्य अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, ये आपका काम हुआ करेगा। तो अगर आप निज अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक में बदलना चाहते हैं तो उसमें आपको डोपिंग करनी पड़ेगी। अब आप डोप का मतलब भी समझ रहे हैं, है ना? किसी भी मटेरियल को किसी भी क्वांटिटी में मिला देंगे ऐसा नहीं हो सकता। एक चॉइस्ड मटेरियल होगा और उसे हम नपी तुली मात्रा में मिलाएंगे तो ही वो डोप है, अदरवाइज वो इंप्योरिटी है। फिर नोट कर लिया आपने? अब एक चीज तो हो सकता है कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उमड़ रहा होगा कि आपने ये तो कह दिया कि चॉइस्ड मटेरियल इन मेजर्ड क्वांटिटी। चॉइस्ड मटेरियल रहेगा, हम ले लेंगे, चॉइस कर लेंगे। फॉस्फोरस मिलाना है, एंटीमनी मिलाना है, आर्सेनिक मिलाना है, मुझे एल्यूमिनियम मिलाना है, क्या मिलाना है वो हम चॉइस कर लेंगे। लेकिन नापेंगे तौलेंगे कैसे उसको? कैसे उसको मेजर करेंगे? मेजर्ड क्वांटिटी का भी एक ऑप्शन आ रहा है साथ में। मेजर्ड उसको कैसे करेंगे हम? इसके लिए ये हम जो मेजर करते हैं ना उसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मेजर्ड क्वांटिटी जो हम बोल रहे हैं आपको, मेजर्ड क्वांटिटी मतलब नपी तुली मात्रा। समझ रहे हैं ना इसको आप? नपी तुली मात्रा, इसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये यूनिट यूज करते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान से समझिएगा हमारी बात। आपको एक नॉलेज तो है ही अपनी पढ़ाई से अभी तक, क्या कि किसी भी मटेरियल का जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, समझ रहे हैं हमारी बात? एटॉमिक मास नंबर। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, तो एक सिंबल बना के बताया था और उसमें ऊपर साइड एक नंबर लिखा करते थे, परमाणु द्रव्यमान संख्या, कि किसी भी एटम का जितना भी परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है उस पदार्थ के उतने ही ग्राम में एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणु पाए जाते हैं। यह आपका नॉलेज है। जैसे यूरेनियम के 235 उसका एटॉमिक मास नंबर था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूरेनियम के 235 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणु होंगे। कुछ बात समझ में हमारी आ रही है? किसी का भी आप ले लो, जैसे हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितनी थी? 4। हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 है। इसका क्या मतलब है कि अगर 4 ग्राम हीलियम आप ले लेते हैं, 4 ग्राम, तो उसमें कितने परमाणु मौजूद होंगे? आंसर है एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणु मौजूद होंगे। तो कोई भी मटेरियल आप लेंगे, उसमें जितना उसका एटॉमिक मास नंबर होता है उतने ही ग्राम में एवोगैड्रो संख्या के बराबर उसमें परमाणु होते हैं। ये आपको केमिस्ट्री में बताया जाता है। चाहे जो ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन ले लिया 8O16, क्या द्रव्यमान संख्या है इसकी? 16। तो अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो उसमें कितने परमाणु मुझे मिलेंगे? एवोगैड्रो संख्या के बराबर मिल जाएंगे। तो परमाणुओं का नंबर का हमें नॉलेज है कि ये मेटेरियल कितना ले लेंगे, कितने ग्राम लेने से कितने परमाणु हमको मिल जाएंगे। अब जितने परमाणु हमको उसमें मिक्स करने रहेंगे,
जितने परमाणु हमको उसमें डोप करने होंगे उतने ग्राम हम वहां से ले लेंगे। जैसे आपको मालूम है कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर के परमाणु होंगे अगर हम 235 ग्राम लेंगे यूरेनियम, अगर यूरेनियम की बात करते हैं, समझ रहे हैं? तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर के परमाणु मिलेंगे 235 ग्राम यूरेनियम में। तो एक परमाणु कितने ग्राम यूरेनियम में मिलेगा हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। फिर जितने परमाणु हमको मिलाने होंगे 100, 1 लाख, 10 लाख, जितने परमाणु मिलाने होंगे उनका मात्रा पता लगा लेंगे और उतनी ही मात्रा तौल के मिला देंगे आके इस पे। जैसे हमको 1 करोड़ एटम्स मिलाने हैं अशुद्धि के, डोपिंग करनी है 1 करोड़ परमाणुओं से, हमको उसकी डोपिंग करनी है, तो हम क्या पता लगा लेंगे कि एक परमाणु कितने ग्राम से बनेगा। तो 1 करोड़ परमाणु कितने ग्राम से बनेगा ये हम पता लगा लेंगे और उतने ही ग्राम मेटेरियल तौल के हम उसमें मिला देंगे जाके। और उसका यूनिट हम बनाते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसका याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? पार्ट्स पर मिलियन। ये बात कुछ समझ में आई या नहीं आई भाई? आपको आया? तो इस तरीके से हम मात्रा डिसाइड कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं इसमें 1 लाख एटम मिलाने हैं, तो हम ये पता पहले लगाएंगे कि 1 लाख एटम कितने ग्राम पदार्थ से बनेगा, फिर उतने ही ग्राम पदार्थ तौल के हम उसमें मिला देंगे, तो कंफर्म हो जाएगा कि इसमें पक्का इतने परमाणु गए होंगे इसके अंदर। कुछ बात समझ आ रही है आपको? ये चीज हम उसमें करेंगे। तो डोप क्या होता है? डोप को मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? डोपिंग। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब डोप मिलाएंगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाया करेगा। मात्रा तौलेंगे कैसे, ये हमारा नॉलेज है, उसको पार्ट्स पर मिलियन में हम तौला करते हैं, उसको नापा करते हैं। समझ आ रही है? और इस तरह से हमारा बन जाएगा बाह्य अर्धचालक। अब बाह्य अर्धचालक जो होता है ना, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है? मिक्स करने पर, डोपिंग करने पर डिपेंड करता है। तो ये डोपिंग ना हम 2 तरह से करते हैं इसमें, और इसी डोपिंग के आधार पर जो बाह्य अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख लें। डोपिंग के आधार पर डोपिंग के आधार पर बाह्य अर्धचालक डोपिंग के आधार पर बाह्य अर्धचालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए, कैसे? क्योंकि डोपिंग पर डिपेंड करेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पर याद रहे ये दोनों कैटेगरी किसकी है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी है दोनों, इंट्रिंसिक की कैटेगरी नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक की कैटेगरी है दोनों। ठीक है, तो डोपिंग के आधार पर जो बाह्य अर्धचालक पदार्थ होंगे वो 2 तरह के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मींस नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप मींस पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये इनका अगर फुल नाम देखोगे एन टाइप पी टाइप, तो ये इनका पूरा नाम है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों कहते हैं नेगेटिव टाइप और क्यों कहते हैं पॉजिटिव टाइप, कैसे बनाएंगे हम ये सब अब स्टडी करेंगे, पर अगली क्लास में पढ़ाई करेंगे हम। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे की और पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।